चैनल। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं एक वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल से। ठीक है, लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट नाइकी। ठीक है, नाउ व्हाट नाइकी डिसाइडेड टू डू, दे डिसाइडेड टू लॉन्च अ लिमिटेड एडिशन शू, राइट, एंड दे प्राइस्ड इट एट 16,000 रुपीज। ठीक है, और उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि भाई हम इसके ना सिर्फ 800 पेयर्स जो है वो मैन्युफैक्चर करेंगे, प्लस एक ही ऐसा XYZ शोरूम है जहाँ पे ये शूज जो होंगे वो वो सेल लगेगी और यहीं पे बिकेंगे और कहीं पर भी नहीं। ठीक है, अब इस एंटायर स्ट्रैटेजी, इस एंटायर लॉन्च की मार्केटिंग और कस्टमर रीच इतनी बढ़िया रही ना कि एक्चुअल में सुबह 5:30 बजे से लाइन लगने लगी। ठीक है, वो 9 बजे बिकना शुरू होने वाला था, सुबह 5:30 बजे से लाइन लगना शुरू हो गई। ठीक है, एंड गेस की 800 शूज लेने के लिए कितने लोग आए होंगे? 1000। ठीक है, और लाइन में सबसे आगे कौन है? राहुल हरीश। ठीक है, अब मैंने शूज ले लिए, मेरे बाद 799 और लोगों ने शूज ले लिए, बचे 200। वो बेचारे पूरे दिन लाइन में लगे रहे और उनको शूज मिले ही नहीं। ये 200 तो है ही, प्लस और कितने सारे लोग हैं जो वहां पे उस ज्योग्राफी पे पहुंच ही नहीं पाए, उनको भी शूज लेने थे। ठीक है, अब मैंने क्या सोचा कि यार मैं तो शूज ले लिए, बट मैं 16,000 के शूज पहन के करूंगा क्या? ठीक है, यहाँ पे ये 200 लोग हैं और कितने लोग हैं जो शूज ले ही नहीं पाए, जिनके अंदर फोमो है कि भाई मुझे तो ये शूज लेने थे। क्या मैं उस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट कर सकता हूँ? क्या उस अपॉर्चुनिटी को मोनेटाइज कर सकता हूँ? दे आर डेस्परेट, मेरे पास वो एक अपॉर्चुनिटी है भाई। तो मैंने डिसाइड किया कि यार मैं क्या ही पहनूंगा, 16,000 के जूते मैं इसको बेचूंगा, बट प्राइस डिसाइड करना है। मैं कहा यार 16,000 के तो मैंने लिए हैं, डबल के बेच दूं 30,000 के, लेट से। मैं कहा नहीं यार, लोग बहुत डेस्परेट है, सुबह 5:30 बजे से लाइन लगा के खड़े थे यार। 60 नहीं यार, कम है, चल 72 कर देते हैं। मैंने डिसाइड किया अपने शूज को सेल करने का 72,000 का, रैंडम नंबर, रैंडम, बस बड़ा होना चाहिए। तो क्या हुआ, एक्चुअल में मेरा शू बिक गया, मेरा शू 72,000 में बिक गया क्योंकि कंज्यूमर्स इतने डेस्परेट थे। अगर हम बिगर पिक्चर देखे, पता है यहाँ पे क्या हुआ? नाइकी, जिसने एंटायर कॉस्ट उसकी वो करी, पूरा जूता बनाया, मार्केटिंग करी, इतनी बड़ी सेल लगाई, इतनी ज्यादा उसकी R&D करी होगी उस पर्टिकुलर जूते पे। ठीक है, उसके बाद रेवेन्यू कितना आया? 16,000 रुपीज का। मैं राहुल हरीश लाइन में लगा था, मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? 56,000 रुपीज का। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अब आपके दिमाग में हो सकता है कि 16,000 का जूता 72,000 में खरीदा तो स्नीकर थोड़े से, एंड यू आर हाफ राइट टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड कम टू आवर एक्चुअल डिस्कशन। वी आर टॉकिंग अबाउट द स्नीकर रीसेल माफिया टुडे। ठीक है, and we are going to talk about how scarcity was so proficient in building such a big multi-billion-dollar asset class. Literally defining it as asset class would be totally justified at this particular point of time. ठीक है, और this video is not at all about sneakers. This video is about a finance case study of understanding scarcity and the sneaker resale mafia, right? So these artificial scarcity, supply and demand, speculation, brand equity, pricing powers, ये क्या, ये टर्म्स क्या है? क्या ये टर्म्स, ये पता क्या? एवेंजर्स किसके? MBA के। इसके बारे में पढ़ेंगे हम एक एक करके, बट पहले डिस्कस करते हैं कि हुआ क्या। रिटेल से खरीदा 16,000 में, रीसेल हुआ 72,000 रुपीज का। प्रोडक्ट तो चेंज नहीं हुआ, क्या चेंज हुआ? परस्पेक्टिव। हाउ? परसेप्शन उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का क्यों चेंज हुआ? क्योंकि लिमिटेड था। स्कार्सिटी ने अपना काम किया, उसने प्रूव किया कि भाई ये तो सिर्फ कुछ लोगों के पास है, तो पेइंग $72,000 सॉरी 72,000 रुपीज फॉर अ पर्टिकुलर शू इज जस्टिफाइड। ठीक है, अब भाई
अगर आपकी स्ट्रैटेजी ना ये है कि भाई मैं ना अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी कर दूंगा, मैं सबसे बेस्ट क्वालिटी रखूंगा अपने प्रोडक्ट की, कंफर्ट, फैब्रिक, जो भी कस्टमर एक्सपीरियंस सबसे बढ़िया रखूंगा, ठीक है, ये सब देख के कंज्यूमर बड़ा खुश हो जाएगा और वो मुझे हायर प्राइस देगा। अगर आप ये सोच रहे हो ना तो आप रहने दो, ठीक है, आप बहुत पीछे हो। ये आज के टाइम पे हो गया बेंचमार्क, स्टैंडर्ड। ये तो सब कर रहे हैं, सब अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, सब सबसे बेस्ट क्वालिटी कस्टमर एक्सपीरियंस दे रहे हैं, ठीक है। अगर आपको एक्चुअल में कुछ डिस्ट्रप्टिव करना है ना तो ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। यू शुड वर्क ऑन ट्विस्टिंग योर सप्लाई टू इंक्रीज योर प्राइस। डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसके बारे में अंडरस्टैंड करेंगे एक्चुअल में कैसे काम कर रहा है। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सिंपल इकोनॉमिक्स लेसन्स, ठीक है। बट द एंटायर डिस्कशन टुडे इज गोना रिवॉल्व अराउंड दैट why do companies intentionally create shortages for their own products, right? And why we are discussing on it, because don't you think that selling more shoes would actually help them earning more money? यार वहां पे 1000 लोग थे, इतना तो कंपनी को भी पता होगा कि यार 1000 लोग तो आएंगे एटलीस्ट, तो 800 की जगह 1000 बना देती, 1000 जूते बिक जाते। समझ रहे हो, 200 लोगों को क्यों नाराज किया, क्यों गर्मी में खड़ा करा। अब बात ऐसी है कि आपको क्या लगता है कि नाइकी के पास इतनी कैपेसिटी थी कि वो सिर्फ 800 जूते प्रोड्यूस कर सके, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। हो सकता है नाइकी के पास ना 1 मिलियन 10 लाख पेयर ऑफ शूज बनाने की कैपेसिटी हो, ठीक है, और डिमांड भी 10 लाख 1 मिलियन शूज की हो, ठीक है। बट अगर वो इन दोनों को मीट कर देगा ना कि भाई मार्केट में जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई करेगा, तो पता क्या होगा, लेट्स से एज अ कंज्यूमर आई नो कि भाई नाइकी के पास वो जूता है और मैं ही उसकी डिमांड हूं, मैं खरीदूंगा एक जूता उनके वेयर हाउस में मेरी डिमांड का पड़ा हुआ, ठीक है, और वो मैं ही खरीदूंगा और कोई डिमांड नहीं प्रोड्यूस नहीं हो रही, तो पता क्या होगा, मैं उनको ना वेट कराऊंगा, मैं उनको तंग करूंगा। तंग कैसे करूंगा, मैं खरीदूंगा ही नहीं वो जूते, मैं वेट करूंगा सेल की, कि भाई जब सेल आएगी ना तब तो इनको डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो 16,000 का जूता भाई मैं 10,000 या 6,000 में लूंगा ना, मैं क्यों लाइनों में खड़े होकर लूं। लाइनों में तो लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, सबको मिलेगा तो सब घर बैठे लेंगे। बट मैं और तंग करूंगा, मैं वेट करूंगा कि भाई इनका प्राइस कम, मैं डिले करूंगा अपनी कंजम्पशन को, ठीक है। तो इसके लिए नाइकी आती है एक स्ट्रेटेजी से, 1 मिलियन की प्रोडक्शन है ना, कोई नहीं छोड़ो, तुम सिर्फ 1 लाख जूते प्रोड्यूस करो, सिर्फ 1 लाख, 10 लाख की डिमांड है, 1 लाख जूते मार्केट में आने चाहिए, ठीक है। अब इससे पता क्या हुआ कि भाई ऑफकोर्स ही बात है 1 मिलियन कभी ना कभी तो बिकेंगे, बट द प्रॉब्लम इज वो डिले कितने हो रहे हैं यार, वो डिले कितने हो रहे हैं। एट फर्स्ट ग्लांस सेलिंग मोर ऑब्वियसली मेक सेंस, बट वो और लग्जरी स्नीकर ब्रांड में यही तो एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट होता है, और वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग इन द मार्केट, राइट। सो आर्टिफिशियल स्कार्सिटी क्रिएट हो रही है, ठीक है। हम लोगों को फोमो के अंदर डाल रहे हैं कि भाई अगर तुमने अभी ये जूता नहीं लिया ना तो या तो तुम्हें बहुत महंगा लेना पड़ेगा या तो तुम्हें कभी मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो फैक्ट्री कैन ऑब्वियसली प्रोड्यूस मोर, उनकी 1 मिलियन प्लस पेयर की कैपेसिटी है, बट ब्रांड कहेगा नहीं, डिमांड को हमेशा सप्लाई से ज्यादा रखो ताकि लोगों के अंदर हमेशा उस जूते को इमीडिएटली लेने की एक्साइटमेंट, लोग वेट करें कि जैसे जूता आए आई एम गोइंग टू बाय इट। So artificial scarcity is a deliberate limitation of supply even though the company has a capacity to produce more. यार आपको नहीं लगता कि नाइकी के पास अभी इतना पैसा आ गया होगा, या नाइकी छोड़ो हम किसी और भी ब्रांड की बात कर लेते हैं, रोलेक्स के पास, आपको नहीं लगता कि रोलेक्स के पास, रोलेक्स की एक घड़ी लेने में आपको कम से कम 1 साल लग जाएगा या नहीं लग जाएगा। आप उसको ऑर्डर दोगे आपके साइज के हिसाब से, सारे आपके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बनेगी, 1 साल बाद आपको घड़ी मिलेगी। क्या आपको लगता नहीं कि इतने टाइम से रोलेक्स है उसके पास इतना पैसा हो गया कि वो चाइना में एक फैक्ट्री लगा दे और वो दिन के 10,000 घड़ियां बना दे। बट द प्रॉब्लम इज कि वो स्कार्सिटी खत्म हो जाएगी ना। रोलेक्स कोई घड़ी के लिए पैसा थोड़ा दे रहे हैं, जो उसके डायल है उसके लिए पैसा थोड़ा दे रहे हैं, हम उसकी स्कार्सिटी, द एंटायर पिक्चर, द एंटायर बिजनेस मॉडल ऑफ रोलेक्स इज डिपेंडेंट ऑन स्कार्सिटी। तो of course Rolex has enough capital to invest it in a factory in China, but they actually know what their USP is, right? It's scarcity, not everyone can buy it on a regular basis, right? Only a few can buy it, right?
and this is never a supply chain failure. They have capacity, right? They're intentionally, they are making a strategic move. अब बात करते हैं सप्लाई एंड डिमांड की, हमारे सेकंड एवेंजर की, ठीक है। अब सिंपल इकोनॉमिक्स 101 लेसन दे रहा हूं, पहली क्लास में इकोनॉमिक्स में वो पढ़ा होगा। ये ग्राफ देखा है, ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटी होती है, यहाँ पे प्राइस होता है, ठीक है। ये हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है डिमांड का, डिमांड की लाइन, ये हमारी होती है अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई की लाइन। तो ये हमारी डिमांड होगी, ये हमारी सप्लाई होगी, ठीक है। अभी इक्विलिब्रियम सेट है इस प्राइस पे, इस पर्टिकुलर क्वांटिटी की। तो हाउ ब्रांड्स प्लेड, हाउ स्ट्रैटेजिकली थिंकिंग ब्रांड्स प्लेड, वो क्या करेंगे, सप्लाई को कम करेंगे। अब सप्लाई को कम करेंगे तो वो लेफ्टवर्ड मूव होगा, तो सप्लाई लाइन हमारी एस डैश, रिमेंबर इकोनॉमिक्स, एस डैश हमारी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गई। अब इससे प्रॉब्लम क्या हुई, सोल्यूशन निकला है तो बढ़िया वाला। न्यू प्राइस जो है वो ये है, ठीक है, और न्यू क्वांटिटी ये है। तो क्वांटिटी यहाँ पे हमारी कम होगी क्योंकि हमने सप्लाई लिमिटेड कर दी, और प्राइस उसके चक्कर में हमारा इंक्रीज हो गया। बेसिक इकोनॉमिक्स, ये सिंपल इकोनॉमिक्स जो हमें शायद 11th क्लास में पढ़ा दी थी, इसके चक्कर में इतने बड़े बड़े ब्रांड बन पा रहे हैं यार, विद सिंपल इकोनॉमिक ट्रिक। तो भाई अब बात करते हैं हाइप मशीन की। हाइप एक्चुअली बन कैसे रही है और व्हाई इज इट सो इंपॉर्टेंट एंड हु इज एक्चुअली बेनिफिटिंग फ्रॉम इट। लिमिटेड ड्रॉप, भाई क्या हो रहा है, आई 800 पेयर रहे हैं, लोगों को अगर मिल गए तो मिल गए, वरना बाय बाय, ठीक है। सोशल बज क्रिएट हो रही है। सी लिमिटेड ड्रॉप्स तभी और तभी सक्सेसफुल है अगर उसकी मार्केटिंग अच्छी तरीके से की गई हो, ठीक है। कि भाई जैसे मार्केटिंग नाइकी की अच्छी करी गई थी, तो वहां पे 800 पेयर्स के लिए 1000 लोग खड़े थे, राइट। अगर 800 पेयर्स के लिए खड़े ही 600 लोग होंगे तो आपका तो सोल्ड आउट हो ही नहीं पाएगा। तो सोशल बस पहले से ही बहुत अच्छी तरीके से इन्फ्लुएंसर्स की हेल्प से आप एक सोशल बस क्रिएट करो कि ऑलवेज जो डिमांड हो ना वो सप्लाई से हमेशा हमेशा ज्यादा रहे, ठीक है। लोगों के अंदर फोम पैदा करो, ठीक है। और होगा, वो खुद ही पैदा होगा कि जब वो देखेंगे कि यार 9 बजे सेल शुरू होनी चाहिए, मैं 9:01 पे एंटर किया और सोल्ड आउट हो गई, मैं 1 मिनट से लेट हो गया, 1 मिनट में सारे पेयर्स ही सोल्ड आउट हो गए, राइट। और द प्रॉब्लम विद फोमो इज कि अगर हम नाइकी की बात कर रहे हैं ना, नाइकी के लिमिटेड एडिशन ड्रॉप्स अलग हैं और नाइकी के नॉर्मल शूज है ना वो अलग है, जो एवरीडे बेसिस पे सेल आउट हो रहे हैं। बट लोगों को वो नहीं खरीदना, क्योंकि आज मैंने खरीद लिया, कल मेरा दोस्त भी खरीद लेगा, ठीक है। अब वहां पे ईगो फैक्टर हो जाती है, समझ रहे हो। बट फोमो इसके लिए होगा, उस जूतों के लिए होगा लिमिटेड एडिशन के लिए। आज मैंने वो लिमिटेड एडिशन शूज अगर खरीद लिए, कल मेरा दोस्त नहीं खरीद सकता वो जूते। अगर वो खरीदेगा तो वो खरीदेगा 72,000 का, राइट। क्यूज एंड रेफरेंस की भी बात कर रहे थे, ये बेसिकली एल्गोरिथम्स होती हैं, ठीक है। व्हाट आर क्यूज एक्चुअली आर, इट इज द फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस। सो अगर आप किसी लाइन में पहले हो रहे हो, किसी क्यू में खड़े हो, तो आप पहले आए तो आपको पहले मिलेगा। What Rafael does is it is used in a lot of concert ticket booking and a lot of events booking and also shoes, right? So what happens is rather than giving a higher weightage to customers who came in early, it depends on the lucky draw system, right? So in the entire pool of interested buyers, a few are picked up and they are given that shoe or whatever the context is about, right? And when a particular product is getting sold out within minutes or hours, it anonymously creates a particular hype about it, right? The hype it already created about that particular product, right? And who benefits from that? Who actually got the limited drop, right? Who actually made use of the correct social media buzz, right? The resale actually explodes. जिसको ये चीज मिल गई ना, वो यहां पे बेचेगा और सेकेंडरी मार्केट में एक प्रीमियम में सेल आउट करेगा। वो इन सब का बेनिफिट उठा के अपनी प्रोडक्ट को प्रीमियम में बेच देगा, जस्ट बिकॉज ही गॉट द प्रोडक्ट अर्ली, उससे वो बेनिफिट कर रहा है,
ठीक है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट एक बार समझ लेते हैं। प्राइमरी मार्केट होगी कि नाइकी की खुद की वेबसाइट पे या किसी स्टोर पे बिक रही है, ठीक है। रिटेलर्स जिनके साथ उन्होंने मेरे ख्याल से पार्टनरशिप कर रखी हो या कुछ भी कर रखा हो उनके साथ, लेट्स से एक रफेल ऑर्गेनाइज हुआ था रादर देन अ शू बीइंग अवेलेबल इन अ स्टोर और मे बी अ वेबसाइट और विद अ रिटेल पार्टनर, वो पहले ही कुछ इनिशियल कस्टमर्स को ही मिला डायरेक्टली, और किसी के पास नहीं गया, वो डायरेक्टली उन पर्टिकुलर कस्टमर्स के पास था। अब वो जिसको बेचेंगे तो वो उनके हिसाब से वो प्राइमरी मार्केट होगी, बिकॉज ना उन्होंने किसी रिटेलर से लिया, उनको एक तरीके से एक एल्गोरिदम के बेनिफिट से वो चीज मिली, ठीक है। जब हम सेकेंडरी मार्केट की बात आते हैं तो पहले जो इनसे ओरिजिनल कस्टमर था, अब वो सेल करना चाहता है अपने जूते, उन्होंने पहन लिए या उन्होंने रखे थे स्पेकुलेशन की हेल्प से कि वो जूता आगे जाके जब उसकी प्राइस बढ़ेगी तो वो बेचेंगे, उसके हिसाब से उन्होंने रखे थे, ठीक है। उसके बाद आते हैं प्रोफेशनल रीसेलर्स जो एक्चुअल में खरीदते ही इसी सोल पर्पस से हैं कि भाई मुझे बेचना है, ठीक है। फिर आ जाते हैं एक्चुअली फाइनल बायर्स जो हु एक्चुअली एंड अप पेइंग द प्रीमियम। अब आता है सबसे बिगेस्ट पॉइंट, व्हाई इज नाइकी कंफर्टेबल लेटिंग समवन एल्स अर्न द प्रीमियम। वो क्यों कर रहा है? अब मैं आपको एक बड़ा रिलेटेबल एग्जांपल देता हूँ। अब पता है क्या होगा, लेट्स से आपकी एक पिज्जा शॉप है, ठीक है। आपने पिज्जा बेचा 10 रुपीज का, कस्टमर ने लिया, बाहर जाके आपके शॉप के बाहर एक कस्टमर खड़ा था, उसको उसने 10 रुपए का पिज्जा 50 रुपए का बेच दिया। अब प्रॉब्लम इज, आपको इससे बड़ी दिक्कत होगी कि यार ऐसे कैसे कर दिया, क्योंकि आप स्मार्ट नहीं हो। नाइकी स्मार्ट है, नाइकी को नहीं दिक्कत होती। नाइकी को इससे पता है क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं भाई। एक्चुअल में जूता किसका है? नाइकी का। सबको नाइकी का जूता चाहिए, उस कस्टमर से नहीं चाहिए, सबको नाइकी का जूता चाहिए। इससे क्या होता है, क्योंकि भाई उनको प्रूफ हो गया, उनको पता लग गया भाई 1 मिनट के अंदर सोल्ड आउट हो जाते हैं इनके प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं, तो फ्यूचर में उनके पास ऑलरेडी ये कस्टमर बेस गैदर हो गया, डिजायर बढ़ गई लोगों को उनके प्रोडक्ट्स लेने के लिए, उनका ब्रांड एक्सक्लूसिव बन गया, सिर्फ कुछ ही अफोर्ड कर सकते हैं या कुछ ही लोग उनको एक्सेस कर सकते हैं। अफोर्ड तो चल फिर भी हो जाएगा, एक्सेस ही नहीं कर पा रहे ना जब किसी चीज को, तो उसकी हाइप एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाती है। तो ये सब करके ना उन्होंने पता है क्या करा, फ्री एडवर्टाइजिंग बना लिया, स्कारसिटी से उन्होंने एडवर्टाइजमेंट कर लिया, और वो भी नो एक्स्ट्रा मार्केटिंग बजट से। उन्होंने तो जूते बेचे थे, उनको तो पैसा आया ही है, उससे मार्केटिंग भी होगी, मार्केटिंग में कुछ एक्स्ट्रा स्पेंड नहीं किया उन्होंने। उससे क्या हुआ, आज की उन्होंने आज जो उन्होंने 800 पेयर बेचे, वो बेच हजार भी सकते थे, बट वो स्कारसिटी नहीं बन पाती। वो 200 लोग जो उदास हो गए ना, उनके अभी भी मन में, चाहे वो गाली दे रहे होंगे, बट उनको मन में है कि यार काश कहीं ना कहीं से मुझे ये जूता मिल जाए, राइट। तो भाई आपके पास ना ये ट्रेड ऑफ पे आ जाती है बात, ठीक है। आपके पास है, आप 1 मिलियन बनाओ, आपका अभी के अभी आज के आज सोल्ड हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ आप ऑफर्स की भी डिस्काउंट, आपके बहुत अच्छे कस्टमर बेस हैं, वो ऑफर्स की भी वेट नहीं कर रहे, वो आज के आज सोल्ड आउट हो जाएगा आपका प्रोडक्ट, ठीक है। बट क्या हो गया यार, आते हैं इनके प्रोडक्ट्स, मिलते तो हैं पूरे साल, एक्सक्लूसिविटी नहीं है ना यार, सबके पास है। 1 लाख मिल रहे हैं, 10 लाख जूते बन रहे हैं, 10 लाख लोगों ने वो जूते पहने जो मैंने पहने, यार नहीं यार, एक्सक्लूसिव नहीं है यार। आई एम यूनिक पर्सन, आई वॉन्ट यूनिक थिंग्स, वो वाले पर्सन को आप कैप्चर नहीं कर सकते, ठीक है। तो बेसिकली उससे क्या हुआ, एक सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म कैश ग्रैब हुआ उस कंपनी के लिए, उसको उसका रेवेन्यू मिल गया बस उन 10 लाख जूतों का, और कुछ नहीं हुआ उनका, कोई ब्रांड डिस्ट्रप्टिव स्ट्रैटेजी या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी नहीं हो पाई, ठीक है। और इससे डाइल्यूट हो जाता है ब्रांड का जो प्रेस्टीज है ओवर टाइम, राइट। और ऑप्शन बी में आती है स्मार्ट स्ट्रैटेजिक मूव, राइट। प्रोड्यूस ही करो सिर्फ 1 लाख जूते, ठीक है। चल आज रेवेन्यू कम होगा, बट जो ब्रांड इक्विटी जो कि बनानी बहुत बहुत मुश्किल है और बहुत बहुत एक्सपेंसिव है, वो आप स्कारसिटी से बना सकते हो, और इससे आपको प्राइसिंग पावर मिलेगी। अगले बार आप 16,000 के जूते लॉन्च नहीं करोगे, अगली बार आप 45,000 के जूते लॉन्च करो, और वो भी सोल्ड आउट हो जाएंगे आधे घंटे में या 2 मिनट में, ठीक है। अब आप डिसाइड करो, आपके पास ये ट्रेड ऑफ है, आपके पास 2 ऑप्शन है। आपको क्या लगता है कि लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर वैल्यू किससे बनेगी? फाइनेंस का अल्टीमेट गोल क्या है? वी हैव टू इंक्रीज द shareholder value in the long term. Now that you have to decide, is current short term cash grab important for you or higher brand equity important for you? And the obvious answer is option B.
राइट, जिससे भी ब्रांड पावर यूनिक और एम्पलीफाई हो रही है ना, वो बेस्ट मूव है। ठीक है, तो ब्रांड प्रेस्टीज तो बड़ी बड़ी, कस्टमर की डिजायर भी बढ़ी, फ्यूचर डिमांड फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट भी बढ़ा। ठीक है, इसके चक्कर में आपको प्राइसिंग पावर मिली, राइट, और इससे आपके मार्जिन अल्टीमेटली मूव हो गए। आप शॉर्ट टर्म में कुछ ऐसे स्ट्रैटेजीज, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज आप यूज कर रहे हो जिसका आपको प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में होगा, राइट। सो whenever the sneaker sells out, a new market is actually beginning. See, Nike released the shoe, retail buyer wins, right? They basically listed on StockX, Goat, or maybe a local reseller, right? And the final buyer actually ends up paying a premium, right? So the market, not Nike, decide the true value after the release. It is all dependent on the hype associated with it. The resale price reflects the real-time supply, demand, and cultural relevance and स्पेक्यूलेशन। इसी का तो फायदा उठाना है यार। आज मैं जूता लूंगा, स्पेक्यूलेशन है मेरी कि भाई आगे जाके इसका प्राइस बढ़ेगा, यही तो गुड इन्वेस्टमेंट है मेरी। दिस इज द इनविजिबल हैंड एट वर्क इन द सेकेंडरी मार्केट, राइट। सो ट्रस्ट मी, इवन यू नो दिस, कुछ तो लोग सिर्फ खरीद लेते हैं, उसको कभी पहनते भी नहीं है। प्लास्टिक, जिस प्लास्टिक में वो आया होता है, शायद वो शूज का बॉक्स भी ओपन नहीं करते होंगे, उसी प्लास्टिक में रैप करके रखते हैं। Because what they are doing, they are using speculation mechanism. They are betting that the price would increase in the long term or maybe short term, right? You can't say. So it is basically a collectible item right now, right? It's like trading cards, limited edition watches, rare art, right? So it is also in this similar category, right? So the economic principle in this, all of these trading cards, limited edition watches, rare art, is that scarcity plus the desire to buy, which is created by hype, equals to asset value, right? So with this example you can understand that shoe is an asset which can't really provide a cash flow. It can never provide a cash flow, right? But because it's scarce, it is actually increasing in the value. The capital appreciation of that particular asset is something that comes into picture, that ultimately makes it profitable, right? And that's why market price rare art, luxury watches, limited sneakers and collectible based on the expected demand rather than the production cost. See, the value is not in the molecules of the shoes. उसमें कुछ आपकी हेल्थ को या आपकी लाइफ बढ़ा देगा ऐसा कुछ नहीं है उसमें, ऐसा कोई मॉलिक्यूल उसमें प्रेजेंट नहीं है। वो नॉर्मल, हाँ, हाई क्वालिटी मटेरियल से वो बना हो सकता है, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो सकता है, बहुत स्टाइलिश हो सकता है, बट उसके मॉलिक्यूल के अंदर कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल एलिमेंट नहीं है। द वैल्यू इज इन द कंट्रोल एब्सेंस ऑफ सप्लाई, कंट्रोल एब्सेंस इन सप्लाई। सप्लाई चेन उसकी वीक नहीं है उस कंपनी की, वो एक स्ट्रैटेजिक मूव है विच इज एक्चुअली कंबाइंड बाय द इंजीनियर्ड डिजायर। आपको डिजायर भी क्रिएट करनी पड़ेगी, वरना आपका फ्लॉप हो जाएगा। अगर 600 लोग 800 जूते लेने के लिए आ रहे हैं तो आपका प्लान फ्लॉप। एंड दिस इज बेसिकली द कोर ऑफ artificial scarcity in the business strategy, right? So who actually wins in this particular situation? Everyone wins. Brand wins, retailer wins, the reseller wins, as well as the first consumer wins. You know who loses? The one who actually bought 72,000 worth of second hand shoes. And you know what? He's the most confident. What he says, इन्वेस्टमेंट है यार, इन्वेस्टमेंट करिए, मैंने 72,000 जूता लेके इन्वेस्टमेंट करी है यार। दैट पर्सन, दैट एंड कंज्यूमर इज द वन हु इज लूजिंग ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद उसका कुछ वैल्यू नहीं है, राइट? So don't ever think of the limited edition sneakers as just shoes. They are actually the case study in artificial scarcity. And now you understand the entire economics behind it. Companies often maximize profit not by selling the most products but by controlling their availability, right? The framework applies to Hermes handbags as well, Rolex watches, Ferrari supercars, limited collectibles, and even digital assets like NFTs. Now, let's not talk about NFTs right now. Or exclusive memberships, right?
So the biggest misconception in the sneakers company is they are trying to satisfy demand. They don't care about how willingly you are uh, eager or dreaming about their shoes. They just want to build their brand equity, right? In reality, they are often trying to manage demand, because demand creates revenue but scarcity creates brand equity, right? And the brand equity creates decades of pricing power. So shoe was never really the valuable product every time the shortage was, right? So with this example, with this case study, I hope you remember this one very, very important lesson, that finance is never about emotion. Finance always starts where emotions end. When you are taking decisions, don't let emotions hamper your thinking capacity, right? So this is basically the reusable financial framework. I expect and I want you to take a screenshot of this so that it can be used for your future purposes, for your future case studies, right? And I hope now you understand about the hidden mechanism. So from now on, every time you hear about limited editions or uh, hear about things that actually got sold out within a minute, so rather than focusing on the numbers or the banners, you understand the economic value of that and who is actually benefiting from everything, right? And if you are interested in understanding not what companies do but why they do that particular thing, I make case studies on such scenarios. So I hope you subscribe my channel, and thank you for staying till now, and see you in the next one. Thank you.